जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस प्लस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आपको बता दूं, अपन कर रहे हैं स्वतंत्रता यात्रा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में 2 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे एक आह्वान किया था कि हम तिरंगे को अपनी डीपी के रूप में लगाएं, ताकि हम पिंगली वेंकैया जो हैं तिरंगा बनाने वाले हमारे शिल्पकार, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 13 से 15 अगस्त तक मनाने वाले हैं, उसमें जो हर घर तिरंगा अभियान है, उसकी शुरुआत दोस्तों उन्होंने वहाँ से की थी। तो दोस्तों इस तिरंगा अभियान के चलते हम लोग एक और तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। वो तिरंगा यात्रा है दोस्तों हमारी स्वतंत्रता यात्रा। नहीं समझे? मतलब दोस्तों हम स्वतंत्रता यात्रा कर रहे हैं कि हम तिरंगे तक पहुंचने के काबिल कैसे बने, हमारी क्या जर्नी रही थी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस हमने किए थे, वो सब दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं। दोस्तों इस सीरीज़ के 7 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 7 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों अपन जो है नेताजी के आज़ाद हिंद फौज बनाने की बात अपन एक बार पहले लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको इस पार्ट को और भी अच्छे से समझना है, आपको ये समझ में आएगा, नो डाउट समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसको और डीप में समझना चाहते हैं, आप पॉइंट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले के जो 7 चैप्टर हैं, 7 पार्ट हैं, वो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देख लें। अगर आई बटन में उनका लिंक नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप स्वतंत्रता यात्रा की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके हमारे सारे वीडियोज़ सीरीज़ वाइज देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने अब तक बात कर ली है, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं और वो वर्ल्ड की यात्रा पर निकल चुके हैं, जो कि उन्होंने नज़रबंद जो बंगाल में किया था उसके बाद वो वहाँ से निकल चुके हैं। अफगानिस्तान के रास्ते पहले वो जर्मनी पहुँचते हैं, वहाँ हिटलर से मिलते हैं, फिर उसके बाद मुसोलिनी से मिलते हैं, फिर मॉस्को निकल जाते हैं, फिर वहाँ से जापान निकल जाते हैं। तो ये यात्रा वो लोग कर रहे हैं। अब इसके पैरेलल में दोस्तों इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में भी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। इंडिया में क्या हो रहा है, इससे पहले दोस्तों हमने स्वतंत्रता यात्रा की थी, यह मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों वो हिटलर से भी मिले थे, वो भी अपन लास्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो दोस्तों ये यात्रा जो है वो क्या है, तिरंगा यात्रा का सफ़र है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो ये तिरंगा यात्रा की ही यात्रा है कि हम कैसे तिरंगा तक पहुंचने में सक्षम बने, हम कैसे एबल बने कि हम तिरंगे को हाथ में लेके गर्व महसूस कर सकें, और क्या क्या हमने कुर्बानियाँ दी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हमने इस तिरंगे को अपने हाथ में ले करके चूमने के लिए। दोस्तों हमने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वो कहानी है जो आपको सुनानी ज़रूरी है और आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, आपको कोई कुछ भी कह देगा, आप ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे नहीं करेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो सीरीज़ से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको सीधे सीधे पता पड़ेगा कि ये बंदा जो है ये नफ़रत फैला रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप इस हद तक काबिल बन जाएंगे अगर आप ये सीरीज़ अपने जो है ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं वो कहानी जो सुनानी ज़रूरी है, हाउ इंडिया गोट हर फ्रीडम, ये दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं। अच्छा जी, तो अब तक अपन 7 पार्ट देख चुके हैं, 8वां पार्ट है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें क्या है सर, इसमें है दोस्तों सबसे पहले लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसमें क्या हुआ, ये लास्ट चैप्टर में बताया था, पाकिस्तान की मांग इन्होंने की थी। कौन कौन थे दोस्तों, उसमें 3 नाम मैंने आपको बताए थे लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में। वो 3 नाम कौन कौन, फजल उल हक, और दोस्तों साथ ही सिकंदर हयात खां, और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी। हालांकि पाकिस्तान की मांग बहुत पहले दोस्तों कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी थी, जब उन्होंने लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1916 में, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट का जो भाव था उसको एक्सेप्ट किया था। तो 2 नेशन थ्योरी वहीं पे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली थी। अब दोस्तों बात चल रही थी कि कैसे न कैसे इस अगस्त ऑफर को टाला जाए, सॉरी अगस्त ऑफर नहीं, लाहौर डिक्लेरेशन जो पाकिस्तान की मांग है उसको ढीला किया जाए, उसको छोड़ा जाए। जो मुस्लिम्स हैं, जो इन्फीरियर फील कर रहे हैं अपने नेताओं की वजह से भारत में, उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब एक तरफ ये बातें चल रही है, उधर सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, वो अपनी सेना बनाने में लगे हैं। उनका मानना है कि हमें ब्रिटिशर्स को हराना है, वो जापान के साथ में मिलकर अपनी सेना बनाने में लगे हैं। अच्छा, उसी बीच दोस्तों आता है भारत में अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों, इसको अगस्त प्रस्ताव क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले अगस्त में आया था। ओके, अब इसमें फिर से एक लॉलीपॉप लाता है दोस्तों, कौन, लिनलिथगो, जिसका नाम अपन लेके हंस सकते हैं, लिनलिथगो, हा हा हा, ये अपन हंस सकते हैं उनका नाम लेके। तो अब इसमें दोस्तों फिर से एक लॉलीपॉप लाता है। अब वो लॉलीपॉप क्या है, वो बोलता है कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बावड़े, तेरे से डोमिनियन स्टेटस हम 1928 से पहले मांग रहे थे, उसके बाद तो हमें पूरी आज़ादी चाहिए थी, तू क्या डोमिनियन स्टेटस देगा, हमें नहीं चाहिए। फिर दोस्तों बोलता है कि हम भारतीयों को भी अपनी जो युद्ध वाली समिति है उसमें शामिल कर लेंगे। फिर युद्ध के बाद में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें भारतीय लोग होंगे मुख्यतः, केवल नहीं मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, और जो संविधान ऐसा होगा जिसमें कि जो रक्षा होगी, अल्पसंख्यकों के हित होंगे, और जो संधियाँ होगी
जो अखिल भारतीय सेवाएं होगी उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब उसमें दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि ये जो आधार हैं इन पे आप हमें सपोर्ट दे दो प्लीज़। तो अब दोस्तों गांधी जी और नेहरू जी का क्या इस पे विचार था। कांग्रेस ने दोस्तों अगस्त ऑफर को पूरा पूरा रिजेक्ट किया कि यार तू क्या गोलियां दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, अपने को 1928 से पहले डोमिनेंट स्टेटस चाहिए था, अभी तो अपने को आज़ादी मांगता है। यस यस आज़ादी मांगता है, बोलो आज़ादी, आज़ादी आज़ादी चाहिए हमें। तो गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों कि अगस्त ऑफर में जो सरकार ने घोषणाएं की है उससे जो नेशनलिस्ट हैं और जो अपने कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं उनके बीच में जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी होगी। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनेंट स्टेटस का मुद्दा तो पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है, तुम लोग अब क्या गोलियां दे रहे हो। तो ऐसे करके ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें एक खास बात हुई, इसमें अपन है ना यहाँ पे इस ऑफर में अंग्रेज़ों से ऊपर बैठे थे। इसमें दोस्तों अंग्रेज़ों ने अपने को एक्सेप्ट किया। कहाँ एक्सेप्ट किया कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनेगा, वहाँ पे हमें एक्सेप्ट किया। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने 1941 में जो वायसराय की जो परिषद थी, काउंसिल थी, मेंबर काउंसिल, उसका उन्होंने विस्तार किया, उसका एक्सपेंशन किया और वहाँ पे इंडियंस को पहली बार में दोस्तों पहली बार बहुमत दिया गया, उनको मेजोरिटी दी गई इंडियंस को। लेकिन दोस्तों उसमें भी हालांकि उन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जैसे विदेशी संधि हो गई, पैसा हो गया, ये वाले अपने पास में रखे थे। लेकिन वहाँ तक अपन चढ़ के बात कर रहे थे दोस्तों अब इन पे, अंग्रेज़ों पे। तो यहाँ से ये इसका मतलब जो पीक है अपने मूवमेंट का, फ्रीडम मूवमेंट का, फ्रीडम सफ़र का, वो यहाँ पे पीक आ रहा है, अपन देख रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों इसके विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हो गया, क्योंकि इसके विरोध में गांधी जी ने जब सत्याग्रह चालू किया तो गांधी जी को, नेहरू को, पटेल को, सबको जेल में डाल दिया, वो इंडिया में थे नहीं। तो अब क्या इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या था, इसमें सरकार ने बोल दिया कि हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब ये क्या करते, एक बंदा जाता सरकार के सामने खड़ा होता, सत्याग्रह करता, गिरफ्तार होता, चला जाता। इसी को मतलब जेल भरना चालू कर दिया। अब जेल में अंग्रेज भी कितना भरेंगे, एक को डाल रहे हैं दूसरा आ जा रहा है, एक को डाल रहे हैं दूसरा आ जा रहा है, इतना ही दोस्तों 10-10 जनों का ग्रुप बन गया, लाइन में खड़े हो गए, अंग्रेज आ रहे हैं, लाठियाँ बरसा रहे हैं, चुपचाप दोस्तों लाठियाँ खा रहे हैं। ये यहाँ पे आप अहिंसा देखिए दोस्तों, लोगों में जो अहिंसा का भाव गांधी जी ने भर दिया था। लाठियाँ खा रहे हैं, फिर इनके पीछे जो लोग हैं वो आके लाठियाँ खा रहे हैं, फिर उनके पीछे जो लोग हैं वो आके लाठियाँ खा रहे हैं, मतलब लाठी मारने वाला अब थक रहा है। ये दोस्तों इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ से चालू हो गया। अब गांधी जी अब इसमें कमान तो संभाल रहे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त गांधी जी को उन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, अरेस्ट कर दिया था। लेकिन गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू क्यों किया, आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। उनका मानना था कि जो नेशनलिस्ट हैं उनके अंदर जो धीरज है, धीरज मतलब कि जो धैर्य है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, ठीक है। और भारत के लोग जो है ना वो युद्ध के पक्षधर नहीं है, और ना ही वो नाजीवाद के पक्षधर हैं, और ना ही मतलब साम्राज्यवाद और नाजीवाद में कोई फ़र्क समझते हैं भारत के लोग। तो तुम लोग ये बात समझ जाओ। और दोस्तों उसके बाद में कांग्रेस की जो मांग थी उसको शांतिपूर्ण स्वीकार कर लो, वरना हम एक और आंदोलन छेड़ सकते हैं। ये एक चेतावनी थी दोस्तों, इंडिविजुअल सत्याग्रह, लेकिन माने नहीं। अब इसी में दोस्तों विनोबा भावे जो हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो इसमें जेल में भी चले जाते हैं। अब उसमें उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ आती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, वो बोलते हैं कि हम शर्त है, इस शर्त पे तुम लोग मान जाओ, क्या युद्ध के पश्चात भारत को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और ब्रिटेन तुरंत रूप से सत्ता का हस्तांतरण हमें कर देगा, ये अपन बोल रहे हैं उनको। तो अब ये संभव कब था, जब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। अब ये घोषित तो पहले ही कर चुके थे, जब बोस इंडिया छोड़ के जा चुके थे तब। तो ये बात इधर चल रही है। अब बात आती है गांधी ने नेहरू जी को ही चुन लिया, क्यों चुना ये भी अपन बात कर चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्या है, उसमें क्या लाया, कुछ भी नहीं था दोस्तों, फिर से एक गोली आ गई। ये लोग फिर से आए, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डोमिनेंट स्टेटस ले लो, ब्रिटिश गोली ले लो, लॉलीपॉप ले लो। तो अब इसमें दोस्तों इस बार मतलब हम लोग का जो धैर्य का घड़ा था, जो हमारा सहन करने का घड़ा था, वो भर चुका था। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन जो था वो बार बार अब डोमिनेंट स्टेटस कर रहा था। इसका मतलब दोस्तों उनको अपनी ज़रूरत ज़्यादा थी, और गांधी जी यहाँ पे फिर से समझ चुके थे। लेकिन इस बार गांधी जी को आ गया गुस्सा, गांधी जी को गुस्सा आया। तो अब गांधी जी ने कहा यार हम तुमको पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, तुम लोग ये बात कर रहे हो, उसके अलावा जो संविधान सभा की तुम लोग बात कर रहे हो उसमें भी तुम लोग पूरा इंडियंस को शामिल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो तुम्हारे मामले हैं वो सारे तुम अपने हाथ में रख रहे हो। और मतलब अगर इंडियंस को अंदर डाल रहे हो तो पूरा इस पर रखो ना। तो ऐसा करके दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन है ये हो गया असफल। तो असफल हो गया। तो अब असफल क्यों हुआ ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपने को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी नहीं चाहिए थे, हमें यहाँ पे चाहिए थी डेमोक्रेसी।
तो ये लोग प्रिंसली स्टेट्स को मौका दे रहे थे अलग होने का, भारत को टूटे रहने बनाए रखने का। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कह दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया से अलग रह सकते हैं, चाहे तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं चाहे तो ये क्या बात हुई। उसके अलावा दोस्तों एकल भारतीय संघ की व्यवस्था जो थी वो उन्हें स्वीकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो तोड़ना चाहते थे। कौन? मुस्लिम लीग वाले दोस्तों। मुस्लिम लीग वाले भी इसमें क्रिप्स मिशन को फेल करवाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए अलग देश बन जाए। जिन्ना तब तक काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो चुके थे। उसके अलावा दोस्तों उनका ये मानना था कि जो संविधान होगा, संविधान सभा में मुसलमानों की जो उपस्थिति होगी वो पर्याप्त नहीं होगी, तो मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं बनेगा। तो अब दोस्तों इतनी सारी बातें होती है, इसी के अगेंस्ट में आ जाता है अब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल दोस्तों यहाँ से बच जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या है? इसमें दोस्तों गांधी जी ने एक प्रस्ताव बनाया, एक रिजोल्यूशन बनाया। उसने कहा कि अंग्रेज भाई तुम लोग भारत छोड़ो, और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। ये दोस्तों इन्होंने बात की। अब ये मतलब जो भारत छोड़ो वाला चीज़ है ये इतना मतलब ज़रूरी क्यों हो गया कि जिसको टाला ही नहीं जा सका? इसके दोस्तों बहुत सारे कारण थे, क्योंकि अपन ने बहुत मौके दे दिए थे अंग्रेजों को कि तुम लोग यार संवैधानिक रूप से समझ जाओ, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन वो नहीं समझे। उसके अलावा दोस्तों अकाल पड़ते हैं, जो महंगाई है वो बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है युद्ध हो रहा है पूरे विश्व में, तो आपको पता है युद्ध का इफेक्ट क्या होता है। आज विश्व के एक कोने में युद्ध चल रहा है, कहाँ? रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों। काफ़ी टाइम हुआ, 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था दोस्तों युद्ध, आज तक चल रहा है। आज की डेट जो आप देख सकते हो जो भी है, तो उसमें जो भी क्या है सर, आज की डेट बताओ ना, 12 अगस्त है। हाँ ठीक है भाई, 12 अगस्त है। तो आज की जो डेट है उसमें भी आप देख सकते हो कि जो एक जगह पे युद्ध हो रहा है उसकी वजह से भी भारत में महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो उस वक्त तो विश्व युद्ध था दोस्तों, तो महंगाई तो बढ़नी ही थी, क्योंकि सैनिक खर्चे भी बढ़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो बर्मा का इलाका था उसको खाली कराने का जो ब्रिटिश सरकार का तौर तरीका था वो काफ़ी गलत था। उन्होंने क्या किया, सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा दी और वहाँ के लोगों को वहीं पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 10 जापानीज़ आ रहे थे, तो हो सकता है वो उनसे लड़ेंगे और वहाँ पे जापानीज़ उनको मार के ही चले जाएंगे। तो इससे दोस्तों गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे। उसके अलावा जो जापानीज़ थे वो जीत रहे थे लगातार। अब यहाँ पे गांधी जी को भी लग गया था कि हाँ अपन इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके जी, तो अब गांधी जी ने कहा क्या सबको? गांधी जी ने कहा कि भाई साहब अगर तुम सरकारी सेवा में हो तो सब कुछ छोड़ दो। सरकारी सेवा या तो छोड़ दो या फिर बोल दो कि हमारी जो वफादारी है वो कांग्रेस के प्रति है। फिर सिपाहियों से कहा कि अगर तुम सिपाही में रहना चाहते हो तो अपने लोगों पे गोली मत चलाना। अच्छा, अपने लोग कौन से दोस्तों? जो अपने इंडिया वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी लॉयल्टी कांग्रेस को दे दो। जो पुलिस में अपने लोगों पे गोली मत चलाओ। जो स्टूडेंट्स हैं तो अगर आत्मविश्वास की भावना है तो पढ़ाई छोड़ दो और मतलब वहाँ पे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाना छोड़ दो। राजा महाराजा जितने भी हैं, अगर तुम लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे हो तो वो करना बंद करो और अपनी प्रजा की जो संप्रभुता है उसका स्वीकार करो। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दोस्तों, कौन प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो अपने शासकों का सहयोग तभी करें जब वो लोग कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हों। अगर वो खुद को भारत का अंग घोषित करते हैं तभी वहाँ के लोग वहाँ को राजा बनाए रखें। उसके अलावा दोस्तों जो किसान हैं, तो किसान में भी दो, एक तो ज़मींदार थे वो जो अंग्रेज़ों के साथ में थे और एक अंग्रेज़ों के खिलाफ है। तो अंग्रेज़ों के जो साथ वाले किसान थे, सॉरी ज़मींदार थे, उनको बॉयकॉट कर दो किसान, ये इन्होंने कहा। और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार काफ़ी हो गया। मोबिलाइजेशन इस मूवमेंट का इतना शानदार था कि आप पूछो मत। अब दोस्तों यहीं पे एक फेमस नारा भी आ जाता है, कौन सा? करो या मरो। दोस्तों गांधी जी ने ये जो नारा था वो जो अपने गवालिया टैंक की बैठक थी बम्बई में, वहाँ पे ये नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 में दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक रिजोल्यूशन लाया गया और उनको बोला गया कि ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त होना चाहिए, और करो या मरो का नारा देकर दोस्तों अपना संघर्ष जो था वो उन्होंने जग जाहिर किया। इस करो या मरो के नारे से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो उस वक्त जापान में थे उन पे भी इतना असर पड़ा था कि उन्होंने बापू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया और बोला कि अब बापू भी अपन के साथ है, तो अब डरने की क्या बात है। तो बापू ने क्या क्या कहा, अपन ने बात कर ली, सबको छोड़वाने का कह दिया। अच्छा जी सर, अब सर आप क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हो, इसमें जनता आई भी कि ऐसे ही चला? दोस्तों जनता आई क्या, मतलब आप पूछो मत, हर तरफ से लोग आए इसमें। अब लोग तो वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए दोस्तों। बलिया में वहाँ पे 1 सप्ताह के लिए पैरेलल गवर्नमेंट चली। जो चितू पांडे थे उनके नेतृत्व में दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें कि जो वहाँ के जिला अधिकारी थे उनके सारे अधिकार छीन के उनके अंदर बना दिया गया। सातारा में भी एक गवर्नमेंट चली। फिर दोस्तों इसको एक जन विद्रोह बना दिया गांधी जी ने, मोबिलाइज कर दिया, क्योंकि इस बार सब लोग भर चुके थे, त्रस्त हो चुके थे इनसे। तो अब इसमें
जो यूथ था वो तो बढ़ चढ़ के आ गया। कॉलेज छोड़ना हो तो अपने यूथ को बोल दो कि हाँ भाई चुनाव लड़ लो या कॉलेज छोड़ दो, वो कॉलेज छोड़ देंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे, दोनों कर लेंगे, लेकिन कॉलेज नहीं जाएंगे। महिलाएं थी, महिलाएं भी आ गई शानदार तरीके से। इनमें दोस्तों नाम आता है अरुणा आसिफ अली का, सुचेता कृपलानी का, उषा मेहता का। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो इसमें जुड़े थे। उसके अलावा दोस्तों किसान भी भरपूर का आए इसमें। किसानों ने दोस्तों ऐतिहासिक भागीदारी दी इसमें। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसानों के पास और कोई चारा बचा ही नहीं था, जमींदार और अंग्रेज दोनों लूट रहे थे। फिर सरकारी अधिकारी भी शामिल हो गए। जो दोस्तों मुस्लिम्स थे वो ओपन नहीं आए, लेकिन जो भी क्रांतिकारी थे उनको वो सहारा दे रहे थे, उनको रहने के लिए मकान दे रहे थे। मुस्लिम्स का इतना इसमें जो इन्वॉल्व रहे थे वो। अच्छा, कम्युनिस्ट दोस्तों ओपनली सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन हाँ ग्राउंड लेवल पे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स जो थी दोस्तों वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेज चले गए तो अपन भी जाएंगे, क्योंकि एक दिन अंग्रेज गए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ गई तो अपन भी जाएंगे। तो अब दोस्तों ब्रिटिशर्स आए बापू के पास, हे बाबू बचा लो। बापू को बोले, बापू यार इनकी आलोचना करो, ये वायलेंस कर रहे हैं। बापू ने तो खुद नहीं करो या मरो का नारा दे रखा है यार, तू क्या कर रहा है अब करो या मरो का नारा मैं दे रहा हूँ। तो बापू क्या बोला, भुगतो, तुम लोग इसी लायक हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। और इतना बोल के बापू ने कह दिया कि मैं अब 21 दिन के फास्ट पे जा रहा हूँ। फास्ट मतलब दोस्तों उपवास पे जा रहा हूँ। अब इससे जनता में दोस्तों और जोश आ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, आक्रोश और गुस्सा हो गया, और देश भर में मतलब पूरे प्रदर्शन हड़ताल और बढ़ गई। बापू ने यहाँ पे दिमाग से खेला दोस्तों। बापू यहाँ मतलब ये आप अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं ये बताते हुए भी आपको। तो बापू ने कहा भुगतो, तुम लोग इसी लायक हो, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे इंडिया में चल रहा है। अब पैरेलल में ये बापू ने क्या क्या कहा ये अपन बता चुके हैं। ये दोस्तों ये मोबिलाइजेशन है जो भीड़ का है। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, नेहरू अरेस्टेड। दोस्तों ये आंदोलन लीडरलेस हो गया था, लेकिन लीडरलेस होने के बावजूद दोस्तों आप यहाँ पे अगर जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है वो देखते हैं तो दोस्तों वो काबिल तारीफ़ है, सच में काबिल तारीफ़ है। आप मतलब कुछ भी कहिए, काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आज़ाद हिंद फौज का गठन हो जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 2 चरणों में होता है, ठीक है। INA जो पहले थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसको दोस्तों पहले मोहन सिंह ने बनाया था। मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना में जो थे वो एक अधिकारी थे। फिर उसके बाद में दोस्तों जापानी सेना से सहायता ली और अंग्रेज़ों को भगा दिया वहाँ से। तो अब मोहन सिंह जो थे उन्होंने जापान में जो भी बंदी थे उनको एक मोबिलाइज करना चालू किया और अपनी एक सेना बनानी चालू करी। 1942 के एंड तक दोस्तों 40,000 के आसपास लोग इसमें आ गए थे। अच्छा, अब उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, ये लोग जापान में हैं, तो अब इंडिया में भी पता है कि जापान में 40,000 हिंदुस्तानी वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। तो इंडिया वालों को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर जापान हमारी तरफ आता भी है तो हमें वो कैदी नहीं बनाएगा। ये कॉन्फिडेंस इंडिया में आ गया था। अब जब भारत छोड़ो क्विट इंडिया चालू हुआ तो दोस्तों उनमें और जोश आ गया, क्यों नहीं आएगा। उन्होंने दोस्तों ब्रिटेन को और अच्छे से मारना चालू किया। इधर से वो नॉन वायलेंस से मार रहे हैं, इधर से वो वायलेंस से मार रहे थे। तो ब्रिटेन तो दोस्तों जो सैंडविच था वो बन चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मोहन सिंह और जापान की सरकार में एक मतभेद हो जाता है। सरकार चाहती है कि ये लोग हमारे हिसाब से चलें, 2,000 ज़्यादा सैनिक भारत के नहीं होने चाहिए। और मोहन सिंह जी का मानना था कि 2,000 क्या, मैं 2 लाख बढ़ाऊंगा भाई, तू होता कौन है। चलिए, अब यहाँ पे पहला चरण खत्म हो गया। अच्छा सर, ये फर्स्ट फेज़ हो गया। अब सेकंड फेज़ में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सिंगापुर आते हैं। सिंगापुर दोस्तों क्यों आते हैं, गांधी जी से मतभेद हो चुका था, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुके थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे। और 1941 में जब वो इंडिया से निकले थे, जब उन्हें नज़रबंद करके रखा गया था, तो भारत पहुँचे। उसके बाद में उन्होंने सोवियत जो संघ था उससे भी बात की, वहाँ पे हाथ मिलाने गए। जर्मनी में भी मिले, जापान में भी नेताओं से मिले। और उन्होंने दोस्तों कहा कि अपने को ब्रिटेन के खिलाफ जो है विथ एनिमेशन मतलब गोली बारूद के साथ में अपने को लड़ना होगा। और जब सिंगापुर पहुंचे तो वहाँ पे रास बिहारी बोस और भी लोग थे, उन्होंने उनकी मदद की। और उन्होंने मदद क्या की, वहाँ पे जितने भी युद्ध बंदी थे उनको उनसे मिलवाया और बोला कि हाँ ये अपने पक्ष में लड़ेंगे। अब इन्होंने वहाँ पे एक अस्थायी इंडियन गवर्नमेंट बना दी दोस्तों। वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट बनने लग गई। जैसे आज आप देखते हो ना इंडिया में दलाई लामा जो तिब्बत की सरकार चला रहे हैं यहाँ बैठ के, वैसे ही उन्होंने भी वहाँ पे एक सरकार बना दी। और दोस्तों एक स्त्री रेजिमेंट जो फीमेल रेजिमेंट है उसका गठन किया दोस्तों, नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। दोस्तों ये कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि जो महिलाओं के लिए रेजिमेंट बनी थी सबसे पहली, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और उसका नाम रखा गया था दोस्तों रानी झांसी रेजिमेंट। ये दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए जो वो मौका मुआयना कर रहे हैं, अभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, उसके बाद में जो वो सेना वहाँ की चलती है उनकी भारत कूच के लिए। अच्छा, ये इधर चल रहा है। अब 1943 में अकाल आ जाता है। एक तो मतलब गरीबी में आटा गिला वाली बात हो गई दोस्तों। ये तो अकाल आ गया,
तो अब वैसे ही युद्ध हो रहा है, तो इंडिया में तो कुछ है भी नहीं, अब नहीं है तो फिर वापस से हड़तालें तेज़ हो जाएगी, सब कुछ तेज़ हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों ये दो बात हमने कर ली, इंडिया में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टीशन करना चाह रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टीशन रोकना चाह रहे थे। जो दोस्तों पार्टीशन रोकना चाह रहे थे उसी में सबसे आगे थे पी राजगोपालाचारी। दोस्तों पी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला क्या था, इन दोस्तों मुस्लिम लीग को डायरेक्ट बोला क्या कि तुम लोग है ना इंडियन इंडिपेंडेंस की मांग का समर्थन करो सबसे पहले, ठीक है, और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सरकारों की स्थापना के कार्य में कांग्रेस की हेल्प करो, ठीक है। उसके अलावा विभाजन की स्थिति होती है तो प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, मतलब जो भी डिफेंस है, अपना जो व्यापार मतलब जैसे ट्रेड है, उसके अलावा जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसमें दोस्तों कोई भी संयुक्त समझौता होना चाहिए, ठीक है। और ये बातें उसी स्थिति में अपन मानेंगे जब इंडिया जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। ये बात इन्होंने की। अब इस पे जिन्ना को आपत्ति हो गई। जिन्ना को आपत्ति क्या हुई, जिन्ना तो दोस्तों मुस्लिम 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 खेल रहे थे उस वक्त कि हाँ मैं मुसलमानों का वो हूँ, देवता हूँ, मैं मुसलमानों का वो हूँ, बंदा हूँ, मैं उनको उद्धार करूँगा। तो ये इधर जिन्ना गेम खेल रहे थे। तो अब जिन्ना तो दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान की मांग पे अड़ गए थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन भी फेल करवा दिया था, राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी फेल करवाया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो पूर्ण आपको सहयोग कर देगी, लेकिन तभी जब हमें अलग पाकिस्तान की मांग हो जाएगी, बस। अब इधर जिन्ना ने ऐसे बोला क्योंकि उनका मानना था कि जो अपना ये अभी का पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे मुस्लिम बहुल है, तो वो एरिया अलग करो सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, जिन्ना ने तो आपत्ति जताई, वीर सावरकर ने भी दोस्तों इसकी आलोचना कर दी। वीर सावरकर जो उस वक्त के हिंदू नेता थे वो भी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि दोस्तों लिबरलिज्म सब को खुश नहीं कर पाता है, जो भी लोग होते हैं वो सब लोग लिबरलिज्म से खुश नहीं हो पाते हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों आता है सामने एक और बंदा, देसाई साहब। देसाई साहब कौन थे, ये दोस्तों उस वक्त का जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें कांग्रेस के नेता थे। इनका पूरा नाम था दोस्तों भूलाभाई देसाई। ये दोस्तों एक मुस्लिम लीग के नेता थे, लियाकत अली खान। इनसे मिले और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए दोस्तों एक रिजोल्यूशन बनाया। अब इसमें क्या था, इसमें इन्होंने ये बोला कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलके अपने अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और जो 20% जो स्थान होगा वो अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रहेगा, जो माइनॉरिटीज़ होगी उनके लिए रहेगा। लेकिन दोस्तों इस पे भी इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब जो कॉमन सहमति होती है वो नहीं बन पाती, और ये भी मतलब मतभेद होते जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, और बाद में इसका जो आगे रिजल्ट आता है वो दोस्तों पार्टीशन के रूप में आता है। जो पार्टीशन की विभीषिका थी, इस भारत देश ने, इस विश्व ने जो सबसे भयंकर पार्टीशन देखा था दोस्तों, वो इसके रूप में परिलक्षित होता है दोस्तों। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि 3 पार्ट में काम चल रहा है। एक तरफ भारत छोड़ो, एक तरफ भारत जोड़ो, और एक तरफ दोस्तों वायलेंस वाला बोस की आर्मी। इन 3 चीज़ों को दोस्तों हमने अभी समझा, और मैं आशा भी करता हूँ और उम्मीद है मेरे को कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझे थे। जो एक तरफ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए काम कर रहे हैं और एक तरफ हम भारत को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अगले लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर को समझ में आया है तो आप बताइएगा आपको इसका कौन सा पार्ट समझ में आया है और कौन सा आपको नहीं आया है, उस पर आपको सेपरेट वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृतकाल चल रहा है। जो 13 से 15 तक हम जो झंडा तिरंगा हमारा लहराने वाले हैं दोस्तों, उसको लहराने के साथ साथ उतना ही ज़रूरी है उसको उतारने की विधा हमें पता होना, उसका कोड पता होना, क्योंकि दोस्तों तिरंगा जो है वो हमारे देश की आन बान और शान तीनों है। तो दोस्तों जितना ज़रूरी झंडा फहराना है कोड के साथ, उतना ही ज़रूरी दोस्तों उस कोड के साथ उस झंडे को उतारना भी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, झंडा उतारने की जो कोड है वो अभी सरकार ने जारी की थी थोड़े दिन पहले। उसमें दोस्तों स्टेप 1 है, इसको आप झंडे को पहले हॉरिजॉन्टली रखो। फिर स्टेप 2 में दोस्तों फोल्ड द सेफ्रॉन एंड ग्रीन बैंड्स अंडर द मिडिल वाइट बैंड। वाइट बैंड को वैसे ही रखो और उसके जो मिडिल में रख के सेफ्रॉन केसरिया और हरा जो कलर है उसको नीचे समेटो, और जब अशोक चक्र को दोस्तों ऊपर रख के उसको ऐसे समेटो कि अशोक चक्र सबसे ऊपर रहे। फोल्ड द वाइट बैंड इन सच अ वे दैट ओनली द अशोक चक्र इज सीन विद द पार्ट्स ऑफ सेफ्रॉन एंड ग्रीन बैंड्स। फिर दोस्तों कैरी द फोल्डेड फ्लैग ऑन पाम्स और आर्म्स और स्टोर इट। दोस्तों ये जो कोड है इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो तिरंगा है वो एक झंडा मतलब मात्र झंडा नहीं है दोस्तों, उसकी भी एक गरिमा है और उसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। अब इससे अगला पार्ट जो होगा पार्ट 9, इसमें दोस्तों हम देखेंगे कैबिनेट मिशन, इंतरिम गवर्नमेंट और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड।
दोस्तों इस पार्ट में हमने क्या देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन देखा था, उसके अलावा जो अपनी आज़ाद हिंद फौज थी वो देखी थी, उसके अलावा पार्टीशन को रोकने के जो प्रयास थे वो देखे थे। तो अगले पार्ट में दोस्तों हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और साथ ही साथ दोस्तों आप इस सीरीज़ से जो डॉट्स बन रहे हैं आप उनको मैच कर पा रहे होंगे, उनको जो मिला पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों आपके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान था उसको भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो कि ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो आपको इस लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही है। दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, ऐसी उम्मीद है। अगर आ रही है तो दोस्तों हमारा जो सक्सेस प्लस एकेडमी का ऑफिशियल ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो हमारी ये सीरीज़ है इसके अलावा हमारे जितने वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे उनका जो फ्री कंटेंट है वो आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। अच्छा, और वहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आप वो भी जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस में है। अच्छा, और सर आपको अगर इस वीडियो को पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है आपको, तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन से पार्ट पे आप फेवरेट वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें बताइए। साथ ही दोस्तों जो तिरंगा यात्रा है, जो हर घर तिरंगा अभियान है, तो मैं चाहता हूँ हर घर स्वतंत्रता यात्रा अभियान आप अपनी तरफ से चलाएं और लोगों को बताएं कि हमें स्वतंत्रता क्या खोकर मिली थी। ये आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, सब तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बताएं कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए क्या क्या खोना पड़ा था। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपको भी क्वालिटी कंटेंट टाइम पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।